डियर स्टूडेंट्स, आज हम स्टडी करेंगे, डिस्कस करेंगे अबाउट 4 फंडामेंटल फोर्सेज ऑफ नेचर। सिंपली से बेसिक फोर्सेज इन नेचर के नाम से भी जाना जाता है। तो स्टार्ट करते हैं। इन आवर डेली लाइफ वी कम अक्रॉस मेनी टाइप्स ऑफ फोर्सेज। फॉर एग्जाम्पल, मस्कुलर फोर्सेज, फ्रिक्शनल फोर्सेज, इलास्टिक फोर्सेज, मैग्नेटिक फोर्सेज, इलेक्ट्रिक फोर्सेज, ग्रेविटेशनल फोर्सेज, ऑल द फोर्सेज। जैसे कि यहाँ पर सभी लोग सुने होंगे या डेली लाइफ में फील किए होंगे। मस्कुलर फोर्स मीन्स जब हम कोई वर्क करते हैं तो मसल्स के द्वारा जो फोर्स अप्लाई की जाती है, जैसे हम किसी बॉडी को थ्रो करते हैं या किसी बॉडी को कट करते हैं, ठीक, या किसी बॉडी को ब्रेक करते हैं, तो वहाँ पर जो फोर्स लगती है कौन सी फोर्स होती है? मस्कुलर फोर्स होती है। फ्रिक्शनल फोर्स, तो फ्रिक्शनल फोर्स कहाँ होती है? अरे हमारे चलने में हेल्पफुल। हम इसके पहले फ्रिक्शन चैप्टर स्टडी किए हैं, वहाँ पर हमने स्टडी किया है फ्रिक्शन इज ए नेसेसरी इविल। तो फ्रिक्शन हमारे लिए नेसेसरी भी है। जैसा हम वहाँ पर स्टडी किए थे कि विदाउट फ्रिक्शन हम अर्थ पर वॉक नहीं कर सकते हैं, हम प्रॉपर वे में चल नहीं सकते हैं, हम स्लिप कर जाएंगे, ठीक। तो यहाँ पर जो हमारे पास केस आती है, या कोई बॉडी जब मूविंग स्टेट में होती है, जैसे कोई व्हीकल हो मूव कर रही है, लेकिन क्या होती है आफ्टर सम टाइम, यानी वो फ्री स्टेट में मूव कर रही हो, तो क्या हो गया आफ्टर सम टाइम वो ब्रेक हो जाती है, रुक जाती है, स्टॉप हो जाती है। क्यों? क्योंकि उस पर एक एक्सटर्नल फोर्स लगती है, फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक। उसके बारे में हम लोगों ने पहले ही डिस्कस कर लिया है, ठीक। तो यहाँ इलास्टिक फोर्स, जैसे स्प्रिंग के केस में हम देखते हैं इलास्टिक फोर्स केस में स्टडी होती है, ठीक। मैग्नेटिक फोर्स, तो मैग्नेट से तो सभी लोग फैमिलियर होंगे। मैग्नेट क्या होते हैं, उससे क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, ठीक। तो मैग्नेट जो फोर्स अप्लाई करता है किसी मैग्नेटिक सब्सटेंस के ऊपर, दैट फोर्स इज कॉल्ड द मैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रिक फोर्स, तो इलेक्ट्रिक चार्ज से रिलेटेड है, जो इलेक्ट्रिक चार्ज होते हैं उससे रिलेटेड फोर्सेज हैं, ठीक। या हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करें, जैसे कोई बॉडी जब ऊपर से थ्रो की जाती है, ड्रॉप की जाती है, वो नीचे ही गिरती है। किसी बॉडी को हम ऊपर थ्रो कर रहे हैं या ऊपर से नीचे गिराएं, ऑलवेज वो नीचे ही आती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स वर्क करता है। ऑल दीज फोर्सेज आर इंक्लूडेड इन 4 बेसिक टाइप्स ऑफ फोर्सेज ऑपरेटिंग इन नेचर। These forces are called the basic forces in nature or fundamental forces in nature. Now, fundamental forces in nature. In physics, the fundamental interactions, also known as fundamental forces, are the interactions that do not appear to be reducible to more basic interactions, are called the fundamental forces in nature. There are 4 fundamental forces in nature. फर्स्ट हम स्टडी करने वाले हैं किसको? ग्रेविटेशनल फोर्स को। सेकंड स्टडी हम करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक को। थर्ड को स्टडी करने वाले हैं वीक इंटरेक्शन और वीक न्यूक्लियर फोर्स। एंड फोर्थ पर स्ट्रांग इंटरेक्शंस और स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्सेज। तो फर्स्ट हम स्टडी करने वाले हैं किसको? तो फर्स्ट स्टडी करने वाले हम हैं ग्रेविटेशनल फोर्स को। Gravitational forces, the forces of attraction existing between any two separated bodies due to their masses are called gravitational forces. अब जरा इस सोलर सिस्टम को देखें। सोलर सिस्टम क्या देख रहे हैं? हम ये देख रहे हैं सोलर सिस्टम में यहाँ पर सन है और यहाँ पर जो प्लैनेट्स हैं, जैसे यहाँ पर मरकरी है, वीनस है, अर्थ है, मार्स है, और ये क्या है? ये हमारे पास एक बेल्ट है जो कि एस्टेरॉइड्स हैं। जो है पार्ट्स दिख रहे हैं, ये सब पार्ट्स क्या है? जो हमारे पास छोटे छोटे पार्ट दिख रहे हैं, ये सब के सब एस्टेरॉइड्स होते हैं, ठीक। जुपिटर है, सैटर्न है, यूरेनस है, नेपच्यून है, ठीक। तो ये जो हमारे पास प्लैनेट्स दिख रहे हैं और सोलर सिस्टम दिख रही है, ये सब कैसे बाउंड हैं? ये सब के सब ग्रेविटेशनल फोर्स के बाउंड हैं। मीन्स इन दोनों बॉडी के बीच में हम फोर्स की बात करें, या इन दोनों फोर्स की बॉडी के बीच में, या अर्थ और सन के बीच में, मार्स और अर्थ के बीच में, जुपिटर और सन के बीच में। मीन्स यहाँ पर क्या हो रही है? 2 बॉडी के बीच में जो यहाँ पर फोर्स, कौन सा? अट्रैक्टिव फोर्स लग रही है। जो अट्रैक्टिव फोर्स लग रही है, दैट आर द ग्रेविटेशनल फोर्स। एक बात और, हम यहाँ पर जुपिटर, सन,
मार्स सन के बारे में, अर्थ सन के बारे में, वीनस सन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन ध्यान रहे इनके बीच में भी ग्रेविटेशनल फोर्स लगती है, इनके बीच में भी लग रही है, इनके बीच में मीन्स यूनिवर्स में कोई भी मैसिव बॉडी है, सभी बॉडी एक दूसरे के ऊपर क्या करते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई करते हैं। क्या करते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई करते हैं। मीन्स यूनिवर्स में कोई भी ऐसी मैसिव बॉडी नहीं है जिस पे ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं लगती है। ध्यान रहे, मैसिव बॉडी यानी ग्रेविटेशनल फोर्स उन्हीं बॉडीज के बीच में वर्क करती है या उनके ऊपर फोर्स अप्लाई करती है जिससे मास होते हैं। जैसा कि न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, अकॉर्डिंग टू, हम यहाँ पर क्लास 9 में सब लोग पढ़े होंगे क्या, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, क्या पढ़े थे हम तो यही फार्मूला पढ़े थे, ये तो था F = G m1m2/r²। ये फार्मूला क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, m1m2 इज द मास ऑफ टू बॉडीज, G इज द यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट एंड R इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू बॉडीज। यानी कोई बॉडी अगर मास नहीं होगा तो उसका जो फोर्स लग रही है जीरो हो जाएगा। अगर हम किसी बॉडी का मास को जीरो कर देंगे तो उसमें जो फोर्स लग रही है, कौन सी, ग्रेविटेशनल फोर्स, उसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी। द ग्रेविटेशनल फोर्स इज attributed to the curvature of space-time described by Einstein general theory of relativity। तो आइंस्टीन ने जो जनरल थियरी ऑफ रिलेटिविटी दिया था उसके अकॉर्डिंग ग्रेविटी है क्या, तो उसके अकॉर्डिंग ग्रेविटी जो है स्पेस टाइम में कर्व है। जैसे हम इस फिगर को देख रहे हैं, इस फिगर में यहाँ जो पार्ट हमको दिख रही है, ये पार्ट क्या है, ये जो फिगर में पार्ट दिख रही है ये हमारे पास स्पेस टाइम कंसिडर कर लिया गया और यहाँ पर अर्थ है। ठीक, तो स्पेस टाइम में अर्थ के पोजीशन के कारण, ड्यू टू अर्थ के पोजीशन के कारण क्या है, इस स्पेस में जो अर्थ की पोजीशंस है उसके कारण इस स्पेस टाइम में क्या होती है, एक कर्वेचर मिल जाती है। एक कर्व यहाँ पर क्या, ये जो कर्वेचर मिल रही है सिंपली इसी को ग्रेविटी कहा गया है। जो ग्रेविटी कहा गया है मीन्स ग्रेविटेशनल फोर्स है क्या, ग्रेविटेशनल फोर्स जो आइंस्टीन की जनरल थियरी ऑफ रिलेटिविटी है, कोई न्यू फोर्स नहीं है, वो क्या है, स्पेस टाइम में एक कर्व है। जैसे एग्जांपल लें, कोई एक चादर ले लें, उस पर क्या करें, हम उस पर कोई बाल को रखते हैं, चादर को चारों कोने से पकड़ कर एक बाल रखेंगे तो जहाँ पर बाल होगा वहाँ पर क्या होगा, कुछ इसी प्रकार का कर्व होगा। यहाँ पर जो हमें कर्व दिख रही है इसी प्रकार का कर्व वहाँ क्रिएट हो जाएगा ड्यू टू मास ऑफ द बॉडी, जो बॉडी के मास होगी उसके कारण। इस प्रकार आइंस्टीन ने अपना एक्सप्लेनेशन दिया था कि इस द अदर थ्री आर डिस्क्रीट क्वांटम फील्ड्स एंड देयर इंटरेक्शंस आर mediated by elementary particles described by the standard model of particle physics। मीन्स जो हमारे पास another three fundamental forces हैं, जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, वीक इंटरेक्शंस एंड न्यूक्लियर इंटरेक्शंस, इसके बारे में कहा जा रहा है ये डिस्क्रीट क्वांटम फील्ड्स होते हैं और इनका जो इंटरेक्शंस होता है वो एलिमेंट्री पार्टिकल द्वारा डिस्क्राइब्ड होती हैं। ठीक, उसको आगे हम लोग स्टडी करने वाले हैं। Now, properties of gravitational force. First, gravitational force between two bodies are always attractive, never repulsive। तो जैसा कि हम ये फिगर देख रहे हैं, इस फिगर के अकॉर्डिंग हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं, कंक्लूजन ये निकाल सकते हैं जो यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है बिटवीन द मरकरी एंड सन, बिटवीन द वीनस एंड सन, बिटवीन द Earth and Sun, between the Mars and Sun, between the Jupiter and Sun, between the Saturn and Sun, between the Uranus and Sun, between the Neptune and Sun, between the Pluto and Suns। मीन्स जितने भी हमारे पास सेलेस्टियल बॉडीज हैं इनमें जो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है वो कैसा होती है, वह अट्रैक्टिव नेचर की होती है। अट्रैक्टिव नेचर है तभी तो क्या है, ये जो पूरे प्लैनेट्स हैं एंड सैटेलाइट्स ऑफ प्लैनेट्स जो हैं ये क्या हैं, ये बाउंड हैं किससे, सोलर सिस्टम में सन से। ये जो पूरा सोलर सिस्टम है इसमें सन से जो बाउंडिंग है, जो बाउंड हैं प्लैनेट्स एंड सैटेलाइट, ये कैसे हैं, क्योंकि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ये ऑलवेज अट्रैक्टिव नेचर की होती है, ऑलवेज अट्रैक्टिव नेचर की होती है। सेकंड, द ग्रेविटेशनल फोर्सेज ओवेज इनवर्स स्क्वायर लॉज, that is they vary inversely as the
स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू बॉडीज। तो जैसा कि हम फिगर देख रहे हैं इसके बारे में हमने बताया, और हम लोगों ने क्लास 9th में न्यूटन्स यूनिवर्सल ऑफ ग्रेविटेशन स्टडी किया है। वहाँ पर हमने फार्मूला स्टडी किया था, वो क्या था, F इज इक्वल टू GM1 M2 अपॉन आर स्क्वायर। ये फार्मूला क्या बता रहा था, कंक्लूजन क्या इससे था? तो कंक्लूजन ये था कि कोई बॉडी जो होगी उनके बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगती है वो उन बॉडीज के बीच के जो डिस्टेंस होगी, डिस्टेंस बिटवीन द टू बॉडीज फ्रॉम द सेंटर टू सेंटर, मीन्स सेंटर से सेंटर तक की। जैसे हम कंसिडर कर लें एक बॉडी हमारे पास ये है, इसके सेंटर से इस सेंटर तक अगर डिस्टेंस r है तो इस डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। जैसे हम देख रहे हैं f और r में क्या रिलेशंस है, तो हम ये देख रहे हैं f एंड r इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके, स्क्वायर के। मीन्स जैसे जैसे प्लैनेट्स सन से दूर होते जाएंगे उनके बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगी वो वीक होती जाएगी, कम होती जाएगी। मीन्स जो भी बॉडी, जैसे हम कह दें क्या, जो मरकरी है सन से बहुत क्लोज है तो उसके बीच में, और उसी प्रकार देखें प्लूटो हमारे पास है तो प्लूटो और सन के बीच की डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा है। मीन्स मरकरी और सन के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा वर्क करेगा, जबकि प्लूटो एंड, या हम नेपच्यून यूरेनस भी कह सकते हैं, इनके और सन के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स लेस वर्क करेगा। बट यह भी ध्यान देना है, यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स नॉट ओनली डिपेंड्स ऑन द डिस्टेंस बिटवीन द टू बॉडीज, इट आल्सो डिपेंड्स अपॉन द मासेज ऑफ द बॉडी, यानी मास ज़्यादा है। अब जैसे हम कहें मरकरी और सन के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स है और जुपिटर और सन के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स को कंपेयर करें तो हम ये पाएंगे जुपिटर और सन के बीच की ग्रेविटेशनल फोर्स ग्रेटर है इन कंपेरिजन टू द मरकरी। तो रीजन क्या है, रीजन ये है मरकरी का मास बहुत कम है जबकि जुपिटर का मास बहुत ज़्यादा है, ठीक, वेरी वेरी लार्ज है। तो यहाँ पर इस फैक्टर पर भी डिपेंड करता है, इस फैक्टर पर भी डिपेंड करता है, यानी मास एंड डिस्टेंस दोनों पर डिपेंड करती है ग्रेविटेशनल फोर्स। थर्ड, ग्रेविटेशनल फोर्सेज आर सेंट्रल फोर्सेज, दैट इज दे एक्ट along the line joining the center of the two bodies, hence they are conservative forces। हम इस फिगर से समझ सकते हैं कि जैसा दिखाया गया है, सन क्या है, तो सन सोलर सिस्टम के सेंटर में है। क्या है, सोलर सिस्टम के सेंटर में है, तो कहा गया है ये एक सेंट्रल फोर्स है। अब सेंट्रल की मीनिंग मन में आएगा, ये सर्कुलर पाथ से क्या रिलेशन है? हाँ, हमारे पास जो रिलेशंस की बात हो रही है यहाँ पर रिलेशंस ये है कि जो सेंट्रल की बात हो रही है, एक बॉडी हमारे पास ये है, दूसरी बॉडी ये है, इसके सेंटर से सेंटर के बीच मीन्स जो भी हमारे पास फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स वर्क करेगा दिस बॉडी टू दिस बॉडी, यहाँ पर सेंटर टू सेंटर वर्क करेगी। सिमिलरली सन के सेंटर से इस जुपिटर से, सन के सेंटर से अर्थ के, सन के सेंटर से मरकरी का, सन से मार्स का, मीन्स जितने भी सैटेलाइट्स होंगे, जितने भी प्लैनेट्स होंगे, इनके बीच में, या जो भी हमारे पास सेलेस्टियल बॉडीज होंगी, ध्यान रहे हम यहाँ सोलर सिस्टम का फिगर से एक्सप्लेन तो कर रहे हैं, लेकिन यूनिवर्स में कोई भी बॉडी होगी वहाँ पर जो ग्रेविटेशनल फोर्स वर्क करेगा वो सेंटर टू सेंटर, दो बॉडीज के बीच में जो सेंटर हमारे पास, यानी वन बॉडी है और ये टू सेकंड बॉडी है, इसके सेंटर से इस सेंटर तक वर्क करेगा। मीन्स यह एक सेंट्रल फोर्स है। कैसा है? सेंट्रल फोर्स है एंड आल्सो कंजर्वेटिव। ये क्या है? एक कंजर्वेटिव फोर्स होती है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स एक कंजर्वेटिव फोर्स है। इसके बारे में हम लोगों ने वर्क, एनर्जी एंड पावर चैप्टर में एक्सप्लेनेशन किया है। वहाँ पर इसके बारे में डेरिवेशन भी देखा है, कैसे डेरिवेशन होती है, और वहाँ हमने डेरिवेशन से प्रूफ भी किया है कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो होती है वो क्या होती है, तो वह एक सेंट्रल फोर्स होती है एंड आल्सो कंजर्वेटिव होती है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, ग्रेविटेशनल फोर्सेज आर लॉन्ग रेंज फोर्सेज एंड ऑपरेट अप टू very large distances. For example, Earth revolves around the Sun under gravitational attraction of Sun on Earth. तो जैसा इस फिगर को देखें, इस फिगर में यहाँ पर सन को दिखाया गया है, ठीक। तो क्या कह रहा है, यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है लॉन्ग रेंज फोर्स होती है।
तो एग्जाम्पल हम देखें, अगर ये सन है और यहाँ पर हम देख रहे हैं 4 मंथ के अकॉर्डिंग जो अर्थ की पोजीशंस होती है, जैसे अगर दिसंबर में ये पोजीशन कंसीडर करें तो मार्च में यहाँ पर होगा अर्थ, जून में इस पोजीशन पर होगा, सितंबर में इस पोजीशन पर होगा, ठीक। यानी क्या है, इनके बीच जो डिस्टेंसेज है वेरी वेरी लार्ज है। अप्रॉक्सीमेटली जो होती है डिस्टेंस सन और अर्थ के बीच की, सन और अर्थ के बीच में जो डिस्टेंस होती है अप्रॉक्सीमेटली कितनी होती है, तो वह होती है 14 करोड़ 96 लाख किलोमीटर। ध्यान रखना बहुत ज़्यादा है, बहुत ही लार्ज डिस्टेंस है, 14 करोड़ 96 लाख किलोमीटर, बहुत बड़ी दूरी होती है। ये एक मेन डिस्टेंस है बिटवीन द सन एंड अर्थ। सन एंड अर्थ है मीन्स हम क्या देख रहे हैं, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो लॉन्ग रेंज फोर्स है, वो वेरी लॉन्ग रेंज पर वर्क कर सकता है। जैसा कि हम फार्मूला से भी जानते हैं, अकॉर्डिंग टू द न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ये फार्मूले से क्या क्लियर हो रहा है, ये क्लियर हो रहा है कि डिस्टेंस चाहे जितना हो जाए ये फोर्स वर्क करेगा। हम जरा देखें, डिस्टेंस की वैल्यू बहुत छोटा कर दे, बहुत छोटा, तो भी हमारे पास फोर्स वर्क करेगा, और डिस्टेंस वैल्यू बहुत बड़ी कर दें, बहुत ही ज़्यादा कर दें, तो भी फोर्स वर्क करेगा। तो यहाँ पर कहा कि लॉन्ग रेंज फोर्स है। अगर देखें आर की वैल्यू हम चाहें अगर 10 टू द पावर हम 50 मीटर भी रख दें तो भी हम देख रहे हैं वैल्यू 0 नहीं आएगी। यानी जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो वेरी वेरी लॉन्ग फोर्स है। ग्रेविटेशनल फोर्सेज आर द वीकेस्ट फोर्सेज इन नेचर। नेक्स्ट, ग्रेविटेशनल फोर्सेज आर द वीकेस्ट फोर्सेज इन नेचर। तो जैसा कि हम जानते हैं देयर आर 4 फंडामेंटल फोर्सेज इन नेचर, बट अगर चारों कंपेयर किया जाए तो हम ये पाएंगे जो ग्रेविटेशनल फोर्स है यही सबसे वीक फोर्स होता है। अगर देखा जाए वीकेस्ट फोर्स इन नेचर इज द ग्रेविटेशनल फोर्स। नेक्स्ट, द फील्ड पार्टिकल ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स इज कॉल्ड ग्रेविटॉन। ये क्या है, ग्रेविटॉन जो यहाँ पर वर्ड यूज किया गया है ये क्या है, तो ग्रेविटॉन एक फील्ड पार्टिकल है, किसका, ग्रेविटेशनल फोर्स का। द कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सचेंज ऑफ ए फील्ड पार्टिकल बिटवीन टू बॉडीज एक्सप्लेन्स हाउ द टू बॉडीज म्यूचुअली इंटरेक्ट फ्रॉम ए डिस्टेंस। यानी यहाँ जो ग्रेविटॉन है, तो यहाँ पर जो ग्रेविटॉन की बात हो रही है तो ग्रेविटॉन का रोल क्या है, तो ग्रेविटॉन का रोल है जो टू बॉडीज होती हैं उस जो म्यूचुअली इंटरेक्शंस होता है उसमें जो फील्ड पार्टिकल का एक्सचेंज होती है वो किसके द्वारा होती है, तो वो होती है ग्रेविटॉन के द्वारा। द ग्रेविटेशनल फोर्सेज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर होल्डिंग द एंटायर अर्थ टुगेदर, फॉर बाइंडिंग द सन एंड द प्लैनेट्स into the solar system and for binding stars into galaxies। तो जो भी हमारे पास सोलर सिस्टम में जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं जैसे प्लैनेट्स हैं, सैटेलाइट्स हैं, एस्टेरॉइड्स हैं, ठीक, कॉमेट्स हैं, इन सभी को बाइंड रखने का सोलर सिस्टम में काम किसका है, ग्रेविटेशनल फोर्स का। सिमिलरली जो यूनिवर्स में स्टार्स हैं वहाँ पर गैलेक्सीज हैं उनको भी आपस में बाइंड कौन रखता है, तो वो रखता है ग्रेविटेशनल फोर्स। 2 फैक्टर्स अफेक्ट द ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन बिटवीन द ऑब्जेक्ट्स, मास एंड डिस्टेंस। तो मास एंड डिस्टेंस कैसे अफेक्ट करता है हम इस फिगर से भी देख सकते हैं। यहाँ पर क्या है, 2 बॉडीज हैं, अप्रॉक्सीमेटली दोनों का मास हमने कंसिडर कर लिया सेम है, तो क्या है, द फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्ट्स बिटवीन ऑल बॉडीज। तो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ऑल बॉडीज, जितनी बॉडीज होते हैं उनमें ग्रेविटेशनल फोर्स वर्क करती हैं। सेकंड क्या कर रहा है, इफ मास इंक्रीजेज द फोर्स ऑफ ग्रेविटी इंक्रीजेज। तो हम इसके कंपेरिजन में इसका मास इंक्रीज कर दिए और इसका भी मास इंक्रीज कर दिए, तो हम ये पाते हैं अगर मास को इंक्रीज कर दिया जाए तो इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो इंक्रीज कर जाएगा। ठीक, जैसा कि हम फार्मूला ही जानते हैं F इज इक्वल टू Gm1m2 अपॉन आर स्क्वायर, एंड आल्सो इफ डिस्टेंस इंक्रीजेज द फोर्स ऑफ ग्रेविटी डिक्रीजेज। जैसा कि हम फार्मूला ही देख रहे हैं, अभी इसके बारे में भी हमने एक्सप्लेन किया है कि ग्रेविटेशनल फोर्स कैसे डिपेंड करता है डिस्टेंस पर एंड मास पर। सेकेंड, वीक इंटरेक्शंस आर वीक न्यूक्लियर फोर्सेज।
Weak nuclear force are the forces which cause light elementary particles to interact with one another and with heavier particles. In nuclear physics and particle physics, the weak interaction, which is also often called the weak nuclear force, is the mechanism of interaction between subatomic particles that is responsible for the रेडियो decay of atoms. तो जैसा कि सभी जानते हैं कि रेडियो एक्टिव डीके होते हैं, कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स कहलाते हैं। उनमें रेडियो एक्टिव डीके होते हैं, अल्फा बीटा पार्टिकल एंड गामा रे का इमिशन होता है। तो जो रेडियो एक्टिव डीके होती है, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? ओनली एंड ओनली वीक इंटरेक्शंस। अगर वीक इंटरेक्शंस नहीं होता तो रेडियो एक्टिव डीके पॉसिबल नहीं है। ए कंटिन्यूअस वेरिएशन इन द एनर्जीज ऑफ बीटा पार्टिकल्स emitted from a nucleus led to the conclusion that in electron and in antineutrino interact with each other through weak nuclear forces. Leptons also interact with each other and with mesons and baryons through वीक न्यूक्लियर फोर्सेज। यानी ये मैकेनिज्म जो बता रहा है कैसे बीटा इमिशन होता है, वीक न्यूक्लियर फोर्स के थ्रू कैसे बीटा इमिशंस होता है, उसके बारे में कहा जा रहा है। इसको हम इस फिगर से समझ सकते हैं। तो इस फिगर को देखें, यहाँ पर क्या दिखाया गया है? तो यहाँ पर हमारे पास एक न्यूक्लियस है। एक क्या है? एक न्यूक्लियस है। अब इस पे क्या होता है, जब यहाँ पर एक न्यूट्रिनो यहाँ स्ट्राइक करती है तो यहाँ पर क्या देखें, एक इस न्यूक्लियस के इनसाइड जो हमारे पास यहाँ पर क्या एक ये क्या है? तो ये हमारे पास एक न्यूट्रॉन है। तो ये एक न्यूट्रॉन में लिया, अब क्या होता है, ये 3 पार्ट में ब्रेक हो जाता है। क्या? एक प्रोटॉन में, एक इलेक्ट्रॉन में, इसी इलेक्ट्रॉन को हम बीटा पार्टिकल कहते हैं, एंड एक एंटी न्यूट्रिनो में। ध्यान रहे, ये जो हमारे पास न्यूट्रॉन है ये प्रोटॉन और एंटी न्यूट्रिनो के साथ साथ एक बीटा पार्टिकल रिलीज करता है। सिंपली बीटा पार्टिकल इज आल्सो नोन एज इलेक्ट्रॉन ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर से इलेक्ट्रॉन आती है, इसलिए इलेक्ट्रॉन ऑफ न्यूक्लियस भी कहते हैं। किसको? बीटा पार्टिकल को। तो जो बीटा पार्टिकल होती है वो भी एक प्रकार का क्या है? तो भी एक प्रकार का इलेक्ट्रॉन ही है जो कि न्यूक्लियस से आती है ड्यूरिंग वीक इंटरेक्शंस, मीन्स बीटा डीके ऑफ रेडियो एक्टिव डीके। बीटा डीके इज जस्ट वन एग्जाम्पल ऑफ द वीक फोर्स। During beta decay, a neutron disappears and is replaced by a proton, an electron and a neutrino means anti-neutrino। जैसा कि हमने अभी इस फिगर को देके स्टडी किया था। तो जैसा हमने इस फिगर को देखा था, यहाँ पर जो हमने एक्सप्लेन किया, ये हमारे पास क्या है, ये न्यूट्रॉन कैसे ब्रेक होता है 3 पार्ट में, मीन्स प्रोटॉन, बीटा पार्टिकल एंड एंटी न्यूट्रिनो। Without the weak force, the sun would cease to exist. The weak force allowed the fusion of protons and neutrons to form deuterium. Weak interactions or weak nuclear force, a fundamental force of nature that underlies some form of radioactivity, governs the decay of unstable subatomic particles such as mesons and initiate the nuclear fusion reaction that fuels the sun। जैसा बताया गया, क्या हो, अगर यहाँ पर बीटा डीके न हो, विदाउट द बिग फोर्स द सन वुड सीज। यहाँ ध्यान रहे, यहाँ पर जो वर्ड का यूज किया गया है क्या, कि अगर बिग फोर्स न हो तो सन सीज कर जाएगा। मीन्स सन में जो फ्यूजन रिएक्शन हो रहा है हाइड्रोजन एटम्स का, वो पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल कैसे है? ड्यू टू बीटा डीके, मीन्स बिग इंटरेक्शन के द्वारा ही। तो यहाँ शो किया गया है कि हमारे पास कैसे बीटा डीके हो सकता है। बीटा डी के लिए ये हमारे पास एक फिगर है जो कि शो किया गया है। इस फिगर को देखें
तो वीक न्यूक्लियर फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है क्या, काजेज न्यूक्लियर डीके, मीन्स एक न्यूट्रॉन और एक हमारे पास एक प्रोटॉन, ध्यान रहिए प्रोटॉन है न्यूट्रॉन है, ठीक। अब यहाँ पर डब्लू हमारे पास बोसांस है, डब्लू माइनस बोसांस है। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमारे पास ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन यहाँ पर क्या है बीटा डीके हो रहे हैं, मीन्स यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन बनता है और एक हमारे पास न्यूट्रिनो, ठीक है, जैसा कि हमने इसके पहले के फिगर में भी देखा है। The big nuclear forces were discovered during the study of beta emission from nuclei. During beta emission, a neutron inside the nucleus is converted into a proton, an electron, and an antineutrino, a particle having no charge and almost zero rest mass। किसके बारे में, ये एंटी न्यूट्रिनो के बारे में कहा जा रहा है। एंटी न्यूट्रिनो जो होती है, एंटी न्यूट्रिनो क्या होती है, तो इसका जो मास होता है ऑलमोस्ट, इसका रेस्ट मास जो होती है वो जीरो होती है। रेस्ट मास ऑफ एंटी न्यूट्रिनो जीरो होती है और ये क्या होती है, इस पे चार्ज नहीं होता है, मीन्स ये जीरो चार्ज होती है, ठीक। जैसा कि इस फिगर से भी हम समझ सकते हैं, जैसा हमने इसके बारे में कहा, यहाँ पर एक न्यूट्रॉन जो होता है, प्रोटॉन, बीटा पार्टिकल मीन्स इलेक्ट्रॉन एंड एंटी न्यूट्रिनो में ब्रेक होता है। हाउ डज द वीक न्यूक्लियर फोर्स वर्क, तो देखते हैं वीक न्यूक्लियर फोर्स कैसे वर्क करता है। द वीक फोर्स इज कैरिड बाय द डब्ल्यू एंड जेड बोसांस, ध्यान रहे डब्ल्यू एंड जेड बोसांस है। जब पार्टिकल फिजिक्स आगे स्टडी किया जाएगा वहाँ पर इसके बारे में डिस्कस किया जाएगा कि जेड या डब्ल्यू बोसांस क्या होते हैं, बोसांस क्या होते हैं, लेप्टान्स क्या होते हैं, वेरियांस क्या होते हैं, इस सब के सब एलिमेंट्री पार्टिकल यानी पार्टिकल फिजिक्स का पार्ट है, ठीक। By emitting an electrically charged W bosons, the weak force changes the flavor of a quark, which causes a proton to change into a neutron और vice versa, means एक प्रोटॉन न्यूट्रॉन में चेंज होता है या एक प्रोटॉन न्यूट्रॉन, ठीक ना, न्यूट्रॉन प्रोटॉन में चेंज होता है और प्रोटॉन न्यूट्रॉन में चेंज, वही कहा वाइस वर्सा, ठीक ना, यानी क्या होता है प्रोटॉन न्यूट्रॉन में चेंज होगा और न्यूट्रॉन प्रोटॉन में। This is what triggered nuclear fusion and causes stars to burn. Now, properties of weak nuclear force. The weak nuclear forces are about 10 to the power 26 times stronger than the gravitational forces. जैसा कि ग्रेविटेशनल फोर्स के केस में हमने बताया कि ग्रेविटेशनल फोर्स वीकेस्ट फोर्स इन नेचर, ग्रेविटेशनल फोर्स इज द वीकेस्ट फोर्स इन नेचर। वो ग्रेविटेशनल फोर्स जो है ओवरऑल नेचर में सबसे वीक फोर्स वही है। और जो वीक न्यूक्लियर फोर्स होती है वो ग्रेविटेशनल फोर्स से बहुत ही स्ट्रांग होती है, ध्यान रखना है। वीक तो होती है लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स से कम वेरी वेरी स्ट्रांग होती है। कितना स्ट्रांग होती है, 10 to the power 26 टाइम्स। जो वीक न्यूक्लियर फोर्स होती है वो ग्रेविटेशनल फोर्स से 10 to the power 26 टाइम्स स्ट्रांगर्स होती है। बट द वीक न्यूक्लियर फोर्सेज आर अबाउट 10 to the power 10 टाइम्स वीकर देन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। लेकिन ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से कंपेरिजन में अगर कंपेयर किया जाए तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से 10 to the power 10 टाइम्स क्या होती है, वीक होती है। कौन, वीक न्यूक्लियर फोर्स। The weak nuclear forces are about 10 to the power 13 times weaker than the strong nuclear forces। क्या है, जो स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स है उससे वीक न्यूक्लियर फोर्स 10 to the power 13 टाइम्स वीकर होती है। द फील्ड पार्टिकल ऑफ वीक न्यूक्लियर फोर्स इज न्यूट्रिनो। तो जैसा कि हम लोगों ने अभी न्यूट्रिनो के बारे में डिस्कस किया था, तो जो वीक न्यूक्लियर फोर्स है उसका फील्ड पार्टिकल क्या है, न्यूट्रिनो है। फील्ड पार्टिकल मीन्स जैसा हमने अभी डिस्कस किया था ग्रेविटेशन केस में, जो पार्टिकल के बीच में म्यूचुअल इंटरेक्शंस होते हैं, एक्सचेंज ऑफ पार्टिकल्स होते हैं, वो कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, तो यही हमारे पास जो फील्ड पार्टिकल्स होते हैं यही इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। थर्ड टाइप ऑफ फंडामेंटल फोर्स दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म इंटरेक्शंस। Electromagnetic forces includes electrostatic forces and
magnetic forces, the force between two stationary charges is electrostatic force, while the force between two magnetic poles is magnetic forces. तो जैसा कि हम जानते हैं, जब टू चार्ज के बीच में, जैसा है फिगर में देखें, फिगर में क्या दिखाया गया है, यहाँ एक पॉजिटिव चार्ज है, एक नेगेटिव चार्ज है। इन दोनों चार्ज के बीच में जो फोर्स लग रही है, दैट फोर्स इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये दोनों क्या है, स्टेशनरी चार्ज है। सिमिलरली टू पॉजिटिव चार्ज हैं, इनके बीच में भी हमारे पास क्या लग रही है, एक फोर्स लग रही है, दैट फोर्स इज कॉल्ड द, कौन सी है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। सिमिलरली यहाँ पर टू नेगेटिव चार्ज हैं, इनमें भी हमारे पास क्या है, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रही है। ठीक, यहाँ पर जो भी कंडीशंस दिखाए गए हैं वो क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक, इलेक्ट्रोस्टैटिक मीन्स इलेक्ट्रिक चार्ज के बीच में। तो यहाँ पर जैसा कि हम देख रहे हैं, ये लाइक चार्ज है, ये केस हमारे पास लाइक का ही, लाइक का है। तो लाइक चार्ज में रिपल्सन होता है, एज वी नो दैट लाइक चार्ज रिपेल वेयर एज अनलाइक चार्जेज अट्रैक्ट टू ईच अदर। ये क्या है, ये फंडामेंटल लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक भी कहते हैं। दिस इज द फंडामेंटल लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक, दैट इज लाइक चार्ज में क्या होगा, रिपल्सन होगा, एंड अनलाइक चार्ज में अट्रैक्शंस होगा। एंड सेम फिनोमेना मैग्नेटिक पोल्स के बीच में होता है। मीन्स लाइक मैग्नेटिक पोल्स मीन्स नॉर्थ नॉर्थ पोल और साउथ साउथ पोल में रिपल्सन होता है, जबकि नॉर्थ एंड साउथ पोल में अट्रैक्शंस होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इज द फोर्स बिटवीन चार्ज पार्टिकल। इन द सिंपलर केस व्हेन चार्जेज आर एट रेस्ट, द फोर्स इज गिवन बाय द कूलॉम्स लॉ। कूलॉम्स लॉ जो होता है वह क्या करता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में बताता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैसे वर्क कर रहे हैं, उसके बारे में डिस्क्राइब करता है। दैट इज अट्रैक्टिव फॉर अनलाइक चार्जेज एंड रिपल्सिव फॉर लाइक चार्जेज। चार्ज इन मोशन produces magnetic effects and a magnetic field gives rise to a force on a moving charge. Electric and magnetic effects are in general inseparable, hence the name electromagnetic force. Means इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हमारे पास हो तो वहाँ से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस की जा सकती है, और अगर मैग्नेटिक फील्ड हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस की जा सकती है। इसलिए कहा जा रहा है कि जनरली क्या होते हैं, इनस्पिरेसिबल होते हैं, इसलिए इसका नाम क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है। मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड से मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड से इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकते हैं, प्रोड्यूस किए जा सकते हैं। बहुत पहले इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म को अलग अलग स्टडी किया जाता था, बट जब इतना हमने डिस्कस कर लिया, इतना स्टडी कर लिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड से मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड से इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस किए जा सकते हैं, इसलिए इसको कंबाइंड कर दिया गया, और इसे कंबाइंड रूप से हम जानते हैं क्या, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, और ये फिजिक्स का ब्रांच कहलाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। These forces are not independent phenomena. A moving charge produces a magnetic field, while a charged particle moving in a magnetic field experiences a force. Thus, electric force and magnetic force are two aspects of electromagnetic force. The electromagnetic force is carried by the photon and is responsible for atomic structure, chemical reactions, and attractive and repulsive forces associated with electric charge and magnetism and all other electromagnetic phenomenon. तो जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फिनोमेनन होते हैं, या हम कहें एटॉमिक स्ट्रक्चर की बात करें, या केमिकल रिएक्शंस जो होते हैं, या अट्रैक्टिव या रिपल्सिव फोर्सेज वर्क करते हैं नेचर में, इन सब के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ही रिस्पॉन्सिबल है। तो जो हमारे पास यहाँ हम देख रहे हैं बहुत ही स्कोप है, जो भी हमारे पास एटॉमिक स्ट्रक्चर हैं या केमिकल रिएक्शंस होते हैं, या हमारे पास जो भी अट्रैक्टिव या रिपल्सिव फोर्सेज मिलते हैं, या हमारे पास जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो फिनोमेनन नंबर ऑफ हैं, इन सब के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, ओनली वन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। The electromagnetic force is responsible for most of the interactions we see in our environment today. The electromagnetic force holds electrons in their orbit
around the nucleus. These electrons interact with other electrons to form electron bond among elements and produce molecules and eventually visual matter. जो हमारे पास एटम्स होते हैं, एटम से मॉलिक्यूल्स का फॉर्म होता है, मॉलिक्यूल से एक हैवियर मॉलिक्यूल्स मिलती हैं और फिर वहाँ से क्या मिल जाता है, हमारे पास वहाँ पर एक विजुअल मैटर मिल जाता है। ये सब क्या हैं, इस सब के सब रिस्पॉन्सिबल होते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से क्या होता है, जो कंपाउंड के फॉर्मेशन में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होती है, या हम जो भी कैसे होती है सब लोगों ने केमिस्ट्री में स्टडी किया होगा। इस सब के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेज। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेज may be attractive or repulsive, that is, like charges and like poles repel each other, while unlike charges and unlike poles attract each other. तो जैसा हम इस फिगर में देख रहे हैं, यहाँ पर दिखाया गया है कि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर लाइक चार्जेज हैं तो इसमें रिपल्सन हो रहा है, जबकि यहाँ पर अनलाइक चार्ज है, यहाँ पर अट्रैक्शन हो रहा है। सिमिलरली अगर हम पोल्स की बात करें, अगर हम कंसिडर कर लिए नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, ठीक। सिमिलरली ये नॉर्थ पोल हो, ये भी नॉर्थ पोल हो, ये साउथ पोल हो, साउथ पोल हो, तो ये केस मिलेगा। मीन्स नॉर्थ और साउथ में अट्रैक्शन होगा, नॉर्थ में रिपल्सन होगा, साउथ में रिपल्सन होगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेज ओवे द इनवर्स स्क्वायर लॉ। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो फोर्स होती हैं ये इनवर्स स्क्वायर लॉ को फुलफिल करती हैं। जैसा कि हम जानते हैं जो हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है उसके अकॉर्डिंग क्या मिलती है, F इज इक्वल टू मिलता है हमको यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2, ध्यान दें थोड़ा अच्छा से नहीं बन पाया, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ठीक ना। तो क्या है, यानी F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/R स्क्वायर, मीन्स F इज यूनिवर्सली स्क्वायर ऑफ द यूनिवर्सली। ध्यान दें ये स्क्वायर के, ये जो हमारे पास फोर्स लग रही है F क्या है, तो यहाँ पर जो F मिल रही है वो क्या है, F इज यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्ज पार्टिकल। सिमिलरली टू मैग्नेट पोल हों तो हमारे पास F भी क्या होता है, यहाँ पर M जो है ये पोल स्ट्रेंथ है, यहाँ पर भी क्या होती है पोल स्ट्रेंथ के साथ साथ हमारे पास क्या, यहाँ पर भी इस केस के लिए भी हमारे पास ये क्या होती है 1/R स्क्वायर ही फुलफिल होती है। वो एक गलती से लिखा गया, इससे पहले F इज इक्वल टू 1/F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/M जो लिखा है गलती से लिखा गया था, ठीक। ये R के डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेज आर सेंट्रल फोर्सेज एंड हेंस दे आर कंजर्वेटिव। जैसा कि हम लोगों ने ग्रेविटेशन के बारे में पढ़ा था, वो भी क्या होता है, वो भी सेंट्रल होता है और कंजर्वेटिव होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स भी क्या होती है, ये सेंट्रल फोर्स होती है और कंजर्वेटिव भी होती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेज ऑपरेट अप टू सफिशिएंटली लार्ज डिस्टेंस। जैसा हम देख रहे हैं यहाँ पर क्या दिख रहा है, हम यहाँ देख रहे हैं F जो है, F क्या है, तो F डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यहाँ पर एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आते हैं, वो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड के लिए डिफरेंट होते हैं। मीन्स ये बहुत ही लार्ज डिस्टेंस के लिए अप्लीकेबल्स होते हैं, वेरी लार्ज डिस्टेंस के लिए अप्लीकेबल्स होते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेज आर अबाउट 10⁻10 टाइम्स स्ट्रांगर देन द बिग न्यूक्लियर फोर्सेज। बिग न्यूक्लियर फोर्स क्या होते हैं, ये 10⁻10 टाइम्स स्ट्रांगर होते हैं। एंड अबाउट 10⁻36 टाइम्स स्ट्रांगर देन द ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स से बहुत ही स्ट्रांगर होते हैं, कितने, 10⁻36 टाइम्स। वेयर एज ग्रेविटेशनल फोर्स से हमारे पास क्या यहाँ दिख रहा है, स्ट्रांगर देन द ग्रेविटेशनल फोर्स बट अबाउट 10⁻2 टाइम्स वीकर देन द स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स। स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स इज द स्ट्रांगेस्ट फोर्स। स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स क्या होती है, स्ट्रांगेस्ट फोर्स होती है। तो जो हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है ये स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स से 10⁻2 टाइम्स वीकर होते हैं। द फील्ड पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इज
फोटॉन विच कैरीज नो चार्ज एंड हैज जीरो रेस्ट मास। तो फोटॉन जो होता है, सिंपली का जनरल लैंग्वेज की बात करें तो सिंपली जो सनलाइट है यहाँ भी तो इससे फोटॉन ही आते हैं, इसे फोटॉन भी कह सकते हैं। ठीक, तो जो फोटॉन होता है ये क्या होता है, ये जीरो रेस्ट मास होता है, यानी रेस्ट मास ऑफ फोटॉन इज जीरो एंड चार्ज क्या होता है, नहीं होता है, यानी चार्ज नो चार्ज होते हैं। ठीक ना, फोटॉन पर कोई चार्ज नहीं होता है। द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेज बाइंड द इलेक्ट्रॉन्स टू द nucleus to form atom, bind atom together to form molecules and bind molecules to form the matter। मीन्स मैटर का जो फॉर्मेशंस है, विजुअल मैटर्स जो मिल रही हैं, इनका जो फॉर्मेशंस हो रही हैं, इनके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेज। नाउ स्ट्रांग इंटरेक्शंस और स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्सेज। Strong nuclear forces are of nuclear origin. The strong nuclear force binds protons and neutrons in a nucleus। तो न्यूक्लियस जो होते हैं वहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन बाउंड होते हैं, जैसे हम देखें ये हमारे पास क्या एक न्यूक्लियस है, यहाँ पर प्लस जो दिखाया गया प्रोटॉन है और ये एन जो है ये न्यूट्रॉन है। तो न्यूक्लियस के अंदर इनसाइड न्यूक्लियस प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को कौन बाउंड करता है, कौन बांधे रखता है, तो वो होता है स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स। इट इज इवेंट दैट विदाउट सम अट्रैक्टिव फोर्स इन न्यूक्लियस विल बी अनस्टेबल ड्यू टू द इलेक्ट्रिक रिपल्सन बिटवीन इट्स प्रोटॉन्स। जैसा हम जानते हैं न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। तो प्रोटॉन्स जो होते हैं वो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, जबकि न्यूट्रॉन्स जो होते हैं वो न्यूट्रल होते हैं, चार्जलेस होते हैं। जब पॉजिटिव चार्ज होगा तो जैसा कि इसके पहले हम लोगों ने स्टडी किया है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स में, क्या लाइक चार्जेज रिपेल टू ईच अदर, तो क्या होगा वहाँ पर रिपल्सन होगा और ड्यू टू रिपल्सन क्या होगा, न्यूक्लियस ब्लास्ट कर जाएगी, न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी नहीं रह जाएगी, न्यूक्लियस अनस्टेबल हो जाएगा। ठीक, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, जो न्यूक्लियस को बाउंड कर सके उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है तो स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स। स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स क्या करता है, न्यूक्लियस को स्टेबिलिटी प्रोवाइड कराता है। दिस अट्रैक्टिव फोर्स कैन नॉट बी ग्रेविटेशनल सिंस फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज नेग्लिजिबल कंपेयर टू द इलेक्ट्रिक फोर्स। ए न्यू बेसिक फोर्स मस्ट देयरफॉर बी इन्वोक्ड। यानी क्या कर रहा है, यहाँ पर एक ग्रेविटेशन नहीं हो सकती। मन में आ रहा है ना कि ये न्यूक्लियस जो हमारे पास है ये स्टेबल कैसे है, तो यहाँ पर स्टेबिलिटी के लिए स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स ही रिस्पॉन्सिबल है। क्यों, क्योंकि विदाउट स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स अगर ग्रेविटेशनल की बात किया जाए, क्योंकि ग्रेविटेशनल भी अट्रैक्टिव नेचर का है, बट ग्रेविटेशनल फोर्स जो होती है स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो है, क्योंकि हमारे पास चार्ज हैं, यहाँ पर चार्ज पार्टिकल हैं, तो अगर यहाँ पर चार्ज है मीन्स यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स वर्क करेगा। तो जरा देखा जाए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स के बीच में बहुत डिफरेंसेज होते हैं। जो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है वह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से वेरी वेरी वीक होते हैं, बहुत ही वीक होते हैं। इसलिए ग्रेविटेशनल फोर्स ये रिस्पॉन्सिबल नहीं है बाउंड के लिए, जो हमारे पास न्यूक्लियस को उसकी स्टेबिलिटी के लिए। तो यहाँ पर एक न्यू फोर्स वर्क करता है, दैट फोर्स इज कॉल्ड द स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स। नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्सेज। द स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्सेज आर बेसिकली अट्रैक्टिव फोर्सेज। मीन्स स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स जो होती है ओनली एंड ओनली अट्रैक्शंस होता है। दे एग्जिस्ट बिटवीन न्यूट्रॉन एंड न्यूट्रॉन, जैसे यहाँ पर दिखाया गया है, यहाँ पर क्या है न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में भी स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स वर्क करता है। बिटवीन प्रोटॉन एंड प्रोटॉन, यानी प्रोटॉन और प्रोटॉन के बीच वर्क करता है, एंड आल्सो बिटवीन न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन इनसाइड द न्यूक्लियस। मीन्स स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स जो होती है वो प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में भी अट्रैक्टिव होता है, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में भी अट्रैक्टिव होता है, एंड आल्सो प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन के बीच में भी अट्रैक्टिव होता है। मीन्स स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स का जो नेचर है वो ऑलवेज ओनली एंड ओनली अट्रैक्टिव होता है।
स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स डू नॉट ओबे इनवर्स स्क्वायर लॉ, यानी क्या है, ये इनवर्स स्क्वायर लॉ को फुलफिल नहीं करता है। मीन्स अगर हम कंसिडर कर लें ये एक एटम है, एटम यानी न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस के इनसाइड एवरी पॉइंट पर इसका मैग्नीट्यूड जो होता है वो सेम होता है। ध्यान रहे, जो स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स होती हैं इस न्यूक्लियस में कहीं पर भी जाएंगे, एनी पोजीशन पर होंगे, तो यहाँ पर जो स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स होती है उसका मैग्नीट्यूड ऑलवेज इक्वल होता है। अगर इनवर्स स्क्वायर लॉ को फुलफिल करेगी मीन्स ये डिस्टेंस के साथ इंक्रीज करने पर स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस के वो इनवर्सली प्रोपोर्शन हो जाएगी, यानी उसको वैरी करेगा। तो यानी इनसाइड न्यूक्लियस स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स डिफरेंट पॉइंट पर डिफरेंट फोर्स का मैग्नीट्यूड होगा, जो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स होगा वो डिफरेंट होगा। बट ऐसा नहीं है, स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स है इनवर्स स्क्वायर लॉ को ओबे ही नहीं करता। मीन्स एवरी पोजीशंस पर जो भी पोजीशंस मिलेंगे एवरीवेयर जो मैग्नीट्यूड होगा फोर्स का, मीन्स स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होगा वो एवरीवेयर सेम होता है। स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्सेज आर नॉन सेंट्रल एंड हेंस नॉन कंजर्वेटिव। मीन्स ये नॉन सेंट्रल भी होते हैं और नॉन कंजर्वेटिव भी। Strong nuclear forces are extremely short range force and act over distances of the order of 10 to the power minus 15 मीटर, यानी क्या है, बहुत छोटे डिस्टेंस वर्क करता है। 10 to the power minus 15 मीटर के आर्डर वर्क करता है और 10 to the minus 14 मीटर के आर्डर पे आते ही इसमें रिपल्सिव होना स्टार्ट हो। ध्यान रहे, हमने भी बताया कि स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स होती है ये ओनली अट्रैक्टिव नेचर की होती है, बट अगर ये 10 to the power minus 15 से, यानी वही कह रहा है क्या, विद इन द एटॉमिक न्यूक्लियस एट डिस्टेंसेज appreciably smaller than 10 to minus 15 मीटर the strong nuclear forces become repulsive। मीन्स ये जब 10 to minus 14 मीटर के आर्डर में आता है तब क्या होने लगता है, ये रिपल्सिव होना स्टार्ट हो जाता है। मीन्स उससे छोटे रिपल्सिव का ये सेंस है, न्यूक्लियस जो होते हैं वो क्या होते हैं, तो न्यूक्लियस एक रिजिड बॉडी, इसे मान सकते हैं एक परफेक्टली रिजिड बॉडी है न्यूक्लियस। तो जो दो बॉडी की हमारे पास डायमीटर ही 10 to minus 15 मीटर का आर्डर हो, 10 to minus 14 मीटर का आर्डर हो, तो उससे छोटे डिस्टेंस पर क्या है वो कंप्रेस होते ही नहीं सकते हैं। यानी दो न्यूक्लियस जब वेरी क्लोज आएंगे यानी 10 to minus 15 मीटर के डिस्टेंस से लेस डिस्टेंस पर, तो कंप्रेस होंगे नहीं। जब कंप्रेस नहीं होंगे तो फिर उसमें रिपल्सन होना स्टार्ट हो जाएगा। ध्यान रहे, स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स 10 to minus 15 मीटर का 10 to minus 14 मीटर के से लेस डिस्टेंस पे क्या होते हैं, यहाँ पर यह रिपल्सिव होना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक, अदरवाइज ये अट्रैक्टिव ही होते हैं। The strong nuclear forces are the strongest forces found in nature। जितने भी हमारे पास नेचर में फोर्सेज हैं, जितने भी फोर्सेज हैं सभी फोर्स में क्या है, स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स स्ट्रांगेस्ट है। बिकॉज ऑफ दीज फोर्सेज इवन प्रोटॉन्स इनसाइड न्यूक्लियस अट्रैक्ट वन अनदर, यानी प्रोटॉन और प्रोटॉन के बीच में जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स लगती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का वहाँ पर रिपल्सिव केस, जैसा हम जानते हैं अकॉर्डिंग टू द फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, हम क्या जानते हैं कि वहाँ प्रोटॉन रिपल्सिव होता है, बट इसकी मैग्नीट्यूड इतनी स्ट्रांग हो जाती है यानी 100 टाइम्स ग्रेटर, यानी 10 to the power 22 टाइम्स ग्रेटर होती है स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स। मीन्स वहाँ पर जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का रिपल्सिव नेचर है वह नेग्लिजिबल हो जाता है और स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स यहाँ पर कंपेरेबली एक बहुत ही लार्ज हो जाता है, जो उससे क्या अट्रैक्ट कर ले जाता है। द रिलेटिव मैग्नीट्यूड्स ऑफ ग्रेविटेशनल, वीक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एंड स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्सेज आर इन द रेशियो। इन क्या होते हैं, अगर हम स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स को 1 मान लें, ठीक ना, ध्यान रहे यहाँ पर दिखाया गया है, सॉरी यहाँ पर ग्रेविटेशनल को 1 मानते हैं, ठीक ना। अगर ग्रेविटेशनल को हम 1 मान लें तो इससे कंपैरिजन में वीक जो होता है वो 10 to 26 टाइम्स ग्रेटर होता है। ध्यान रहे, मीन्स वीक न्यूक्लियर फोर्स इज 10 to the power 26 टाइम्स स्ट्रांगर देन ग्रेविटेशनल फोर्स। एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स क्या है, 10 to the power 26, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो होती है वो ग्रेविटेशनल से 10 to the power 26 टाइम्स स्ट्रांगर होती है। एंड स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स जो है वो क्या है, वो ग्रेविटेशनल फोर्स है 10 to the power 39 टाइम्स स्ट्रांगर होती है। तो हम क्या देख रहे हैं, ये हमारे पास जो भी एक रेशियो दिए गए हैं ये रेशियो वेरी वेरी लार्ज है।
ग्रेविटेशनल फोर्स के कंपेरिजन में स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स का जो हमारे पास मैग्नीट्यूड है वो बहुत ही लार्ज है। 10 स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्सेज आर about 10 to the power 39 times stronger than the gravitational forces, about 10 to the power 13 times stronger than the weak nuclear forces, and about 10 to the power 2 times stronger than the electromagnetic forces. The field particle of strong nuclear force is pi mesons. पाई मेसान क्या है? ये भी एक फील्ड पार्टिकल्स है। ये क्या है? एक फील्ड पार्टिकल्स है, एक पार्टिकल्स होते हैं, ठीक। इसका जो हमारे पास स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स है तो उसका फील्ड पार्टिकल कौन होता है? पाई मेसॉन्स होता है। द स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्सेज आर फाउंड टू एग्जिस्ट अमंग हेवियर एलिमेंट्री पार्टिकल। फॉर एग्जांपल दे बाइंड न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन्स टुगेदर टू फॉर्म एटॉमिक न्यूक्लियाई ऑफ ऑल एलिमेंट्स। जो भी एलिमेंट्स हैं, जितने भी एलिमेंट्स हैं, यहाँ पर इनके प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन को बाउंड करने का काम कौन करता है? इन्हें कंबाइन करने का कौन काम करता है? जो बाइंड करता है तो वो स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स है, जो कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को बाइंड करता है। इससे क्या होता है? एटॉमिक न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन होता है सभी एलिमेंट्स का। मेसॉन्स एंड वेरियंस इंटरेक्ट विथ ईच अदर थ्रू स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्सेज एंड हेंस कलेक्टिवली दे आर कॉल्ड हेड्रॉन्स। अब हम मन में आएगा हेड्रॉन्स आ रहा है, वेरियांस आ रहा है, मेसॉन्स आ रहा है, लेप्टॉन्स आ रहा है, तो ध्यान रहे ये सब पार्टिकल्स हैं। जब एलिमेंट्री पार्टिकल या पार्टिकल फिजिक्स स्टडी किया जाएगा तो वहाँ पर इसके बारे में डिटेल में डिस्कस किया जाएगा। ये पार्टिकल्स क्या होते हैं और इनका क्या रोल है फिजिक्स में, क्या रोल है एटॉमिक फिजिक्स में या न्यूक्लियस के या एटम के फॉर्मेशंस में। यहाँ पर एक टेबल दिया गया है, किसके लिए? यहाँ पर एक टेबल जो है वो क्या है? तो टेबल रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो 4 हमारे पास फोर्सेज हैं, 4 फंडामेंटल फोर्सेज हैं, वो कैसे इंटरेक्ट करते हैं, कैसे वर्क करते हैं, उनके लिए शार्ट रेंज हमारे पास, जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स दिया, ग्रेविटी है, वीक न्यूक्लियर फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स या स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स, ठीक ना। इसके लिए पार्टिकल हमारे पास पार्टिकल एक्सपीरियंसिंग क्या है? तो ग्रेविटी जो होती है ऑल पार्टिकल विथ मासेज होती है, ठीक ना। जो भी मास होगा उसमें ग्रेविटेशनल फोर्स फील होता है। वीक न्यूक्लियर फोर्स किसमें? क्वार्क्स एंड लेप्टॉन्स में वर्क होती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म किसमें है? तो इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल, और यहाँ पर ध्यान एक टर्म नहीं यूज किया गया है, जो मैग्नेटिक पोल्स होते हैं। वेयर एज स्ट्रांग फोर्स जो होते हैं वो क्वार्क्स एंड ग्लूऑन्स में होते हैं। अब यहाँ पर फोर्स कैरियर पार्टिकल के नेम दिए गए हैं और इनके रेंज दिए गए हैं, क्या क्या रेंज हो सकते हैं, और रिलेटिव स्ट्रेंथ भी दिया गया है। किसके? तो यहाँ पर 4 फंडामेंटल फोर्सेज के। आई होप दिस वीडियो इज वेरी वेरी यूजफुल फॉर यू। यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए। थैंक यू।